बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक की तैयारी को शुरू करेंगे। आज हमारा पहला क्लास होगा। प्रधान शिक्षक के सिलेबस को आप लोगों ने देख लिया, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे डीएलएड सेक्शन में पहले क्लास को आज हम लोग। और डीएलएड सेक्शन का फर्स्ट जो यूनिट है जो यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उनको देखेंगे। तो बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकारों की समझ, शिक्षा विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा की सामान्य अवधारणा, इसके उद्देश्य और विद्यालय शिक्षा की जो प्रकृति है इस पर चर्चा करनी है। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार हैं, ज्ञान की अवधारणा है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। अब इन टॉपिक्स को अच्छे से एनालिसिस करते हुए समझते चलना है और आखिर में फिर इसके इम्पोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस बार मेरा प्रयास रहा है कि थोड़ा सा पहले सब्जेक्टिव टाइप में हो जाए, ठीक है। थ्योरेटिकल हम लोग इसको समझ लें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को समझें तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा एनहांसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा पिछले बार की तुलना में। तो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले इसके पहले टॉपिक की ओर, बच्चे तथा बचपन की ओर। अच्छा, अगर आप इसका डिटेल टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ना चाहते हो तो जैसा कि मैंने बताया था सिलेबस वाले क्लास में कि आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट ईयर का कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक है F1 से लेकर के F6 तक, F5 को छोड़ करके उसको पढ़ना है, ठीक है। तो उसे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासेस के जो PDF होंगे, हमारा जो पर्सनल नोट होता है तो उस नोट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी काम चल रहा है और एक बार फिर पूरी तरीके से उसको अच्छे से कंपाइल किया जा रहा है। जब वो प्रिपेयर हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे तब तक आप लोग क्लासेस देखते रहें और जो भी डिटेल बुक है जो अवेलेबल है आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग आज के टॉपिक की, बच्चे तथा बचपन की। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल यहाँ पे उठता है कि बच्चा है कौन। तो देखिए, अलग अलग परिदृश्य में बच्चे की परिभाषा बदल जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत की जो जनगणना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है। 14 वर्ष से अगर कम है तो भारतीय जनगणना के अनुसार वह बच्चे की श्रेणी में आता है। वहीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अनुसार बच्चे की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि बच्चा 18 वर्ष की आयु से कम के मनुष्य की तरह तब तक है जब तक बच्चे पर लागू कानून उसे बड़ा मनुष्य नहीं ठहराता है। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा है 18 वर्ष से कम आयु का है और उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो मतलब कि सिंपल हैं तो वह बच्चे की श्रेणी में आएगा। और अगर वह कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे उसे बच्चे के रूप में नहीं देखा जाता है, मान लीजिए कि वह किसी प्रकार की ऐसे क्राइम को अंजाम देता है जो बड़े लोग करते हैं, तो फिर उस एक्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चे की श्रेणी में नहीं आएगा। जब कानून, अगर जो बच्चे पर लागू होने वाला कानून है, अगर उसे बड़ा मनुष्य नहीं ठहरा रहा है तो फिर वह बच्चे की श्रेणी में रहेगा, और अगर उसे बड़ा मनुष्य ठहरा देता है तो वह बच्चे की श्रेणी से निकल जाएगा। इसका एक अलग क्राइटेरिया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स का। यह डिक्लेरेशन प्रत्येक देश को अपने देश के बच्चे की आयु का निर्धारण उस देश के कानून के अनुसार निर्धारित करने को कहता है, परंतु हमारे देश में बच्चों के विभिन्न स्तरों पर आयु सीमा विभिन्न प्रकार के कानूनों से निर्धारित होती है। हमारे देश में देखिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग जो प्रावधान हैं वहाँ पे बचपन की जो परिभाषा है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। एक उदाहरण के तौर पर इंडियन पिनल कोड जो हमारा है IPC 1860, वह बच्चे की आयु 7 वर्ष निर्धारित करता है, मात्र 7 वर्ष। और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों की 12 वर्ष। ये सेक्शन 83 IPC के तहत जो विक्षिप्त रूप में जो भी व्यक्ति हैं 12 वर्ष तक उसे बच्चा मानता है। और भारत के संविधान की धारा 21 का में बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच निर्धारित है।
ये हमारा RTE एक्ट है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में बच्चे की आयु को 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। फिर है जुवेनाइल जस्टिस, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित अधिनियम 2000 आया था। यह बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक निर्धारित करता है। ठीक है, तो 18 वर्ष तक एक मान करके चलते हम लोग, मान करके क्या चलना है कि अपने देश में देखिएगा और विश्व के परिदृश्य में देखिएगा तो एक जो मतदान की आयु है, अगर वह व्यक्ति मतदान के आयु सीमा को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह वयस्क की श्रेणी में चला जाता है, और जब तक वो मतदान की आयु सीमा को प्राप्त नहीं करता है तो उसे अमूमन बच्चा माना जाता है, बच्चा समझा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में अभी वर्तमान समय में 18 वर्ष है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पे 21 वर्ष था। ठीक है, उसको चेंज करके 18 वर्ष किया गया था। उसी प्रकार से विश्व के अलग अलग देशों में भी ये जो मतदान की आयु है वो अलग अलग निर्धारित है। इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो बचपन का निर्धारण जो है, इसको समझिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। इसके बाद है भारतीय किशोर न्याय अधिनियम। यह 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में मान्यता देता है। दो ये आयोग के द्वारा हो गया। इसके बाद तीसरा है बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। यह भी 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। और हमारा RTE एक्ट 2009 जो है, यह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अंतर्गत आने वाले बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा विश्व भर के अलग अलग देशों की मान्यताओं को समझते हैं। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों में वैधानिक प्रौढ़ता के लिए, वैधानिक प्रौढ़ता का मतलब क्या हुआ? वैधानिक प्रौढ़ता का मतलब हुआ कि वह आयु सीमा जब कोई व्यक्ति मतदान के योग्य हो जाता है। ठीक है, वो सरकारों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है, उसके पास जनता की शक्ति आती है, तो वह वैधानिक प्रौढ़ता कही जाती है। तो इसके लिए आयु में अंतर पाया जाता है। हमारे भारत में 18 वर्ष है अभी, ईरान में पहले 15 वर्ष था, 2007 में इसको 18 वर्ष किया गया। स्कॉटलैंड में 16 वर्ष है, वहीं ताइवान में 20 वर्ष है, सिंगापुर में 21 वर्ष और दक्षिण कोरिया में 19 वर्ष ये वैधानिक प्रौढ़ता की आयु सीमा है। तो इस प्रकार से देखें कि अलग अलग देशों में बचपन के संबंध में अलग अलग मत हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आइए अब इसके आगे क्या टॉपिक देखते हैं। आगे हमारा है मानव विकास। तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है यह गर्भधारण से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और विकास को अगर हम कहें तो कितने भागों में बांटा गया, तो यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है परिमाणात्मक, जिसको हम लोग मात्रात्मक भी कह सकते हैं, और दूसरा है गुणात्मक, है ना। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक ये 2 पार्ट में मानव विकास बटा हुआ है। इसमें वृद्धि और विकास दोनों आ जाते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक में वृद्धि और गुणात्मक में ओवरऑल डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर के मानव विकास को बनाते हैं। और मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को भी हम लोग संक्षेप में देखते चलते हैं फटाफट से। सबसे पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था है, जो गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में किसी भी बच्चे के विकास पर 2 चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, एक तो आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक के रूप में माता का स्वास्थ्य हो जाता है, आपके हेरिडेटरी जो भी आप कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कारक होते हैं वह भी आंतरिक कारक के रूप में आता है ना, जो हेरिडेटरी होता है, आनुवांशिक कारक। और उसके बाद बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारक में माता का जो परिवेश है, जिस परिवेश में माता रह रही हैं, परिवार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी होती है या दुर्घटना होती है, ये कुछ कारक हैं जो इस अवस्था में प्रभाव डालते हैं। इसके बाद है दूसरी जो अवस्था है, जिसे हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। और यह शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे का समाजीकरण जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। और
पियाजे के अनुसार से यह अवस्था जो है वो आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं का जिक्र किया है, तो उसमें आपका ये जो शेष अवस्था है यह इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहलाती है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि इसमें हमारी जो इंद्रियां होती हैं, है ना, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं और वहाँ से फिर हमारा जो मोटर डेवलपमेंट होता है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास प्रारंभ होता है ना। तो इसीलिए इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा गया है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है बाल्यावस्था, या 3 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अप्रॉक्स 85% ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है या किसी भी बच्चे का मस्तिष्क है वह 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में ही 85% डेवलप हो जाता है और इसीलिए हमारे NEP 2020 में इस अवस्था पे विशेष फोकस किया गया है और ECCE की परिकल्पना इसीलिए की गई है। ठीक है, और जो फर्स्ट 5 ईयर का स्टेज है ना, प्रीपेट्री स्टेज, 5+3+3+4, ये हमारा न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट 5 ईयर है वह पूर्व बाल्यावस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो फर्स्ट 5 ईयर में 3 ईयर्स तो पूर्व बाल्यावस्था के हैं और 2 ईयर्स उत्तर बाल्यावस्था के हैं। इसके बाद देखिए मानव विकास की अवस्था की चौथी अवस्था किशोरावस्था है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। और किशोरावस्था के बारे में ये कहा जाता है कि किशोरावस्था सबसे जटिल अवस्था होती है और इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा गया है ना, क्योंकि इस अवस्था में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना। इसके बाद हमारा जो है 5th स्टेज युवावस्था का है और ये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक माना गया है और 18 वर्ष का जैसे ही कोई बच्चा होता है तो उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, मताधिकार प्राप्त हो जाता है और वह एक वयस्क व्यक्ति के श्रेणी में चला आता है। इसके बाद है 6ठी अवस्था प्रौढ़ावस्था, जो 40 से लेकर के 60 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में इंसान जो है वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ता है, उसका संघर्ष जितना भी रहता है वो युवावस्था में ही रहता है। प्रौढ़ावस्था में उसके संघर्ष की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। एक जनरल परसेप्शन है, ऐसा नहीं है कि जो प्रौढ़ावस्था में है उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जितने भी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनमें से अधिकांश शिक्षक इस अवस्था के होंगे, तो आप में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना। तो वो एक जनरल परसेप्शन है कि प्रौढ़ावस्था आते आते इंसान जो है वो अपने करियर में सेटलमेंट चाहता है, वो स्थिरता चाहता है। तो जो युवावस्था में जो उत्साह रहता है, जो करियर के प्रति संघर्ष करने की क्षमता रहती है, वो धीरे धीरे घट जाती है। पूरा ख़त्म नहीं होता लेकिन घट जाती है। और अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है जो 60 से एबव मानी गई है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक हमारा है बाल अधिकारों की समझ। बाल अधिकार क्या है? जिस तरह से हमारे संविधान में अलग अलग तरह के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, तो उसी तरह से बच्चों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं और बच्चों को जितने भी अधिकार प्राप्त हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बाल अधिकार। और बाल अधिकारों में जो सबसे पहला और सर्वप्रमुख अधिकार वो है RTE एक्ट भी है। अब इसमें कुछ जो अधिकार दिए गए हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध से संबंधित नियम बनाए गए हैं और इस नियम के तहत मानव का अगर दुर्व्यापार होता है, बलात्कार श्रम लिया जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती उससे
किसी भी प्रकार का काम करवाया जाता है किसी बच्चे से, तो यह कानूनी रूप से दंडनीय अपराध होता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और इसमें एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने यौन अपचार, जिसे हम लोग पॉक्सो के नाम से जानते हैं, पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यह पॉक्सो अधिनियम 2012 में शुरू किया गया है ना। और यह इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है तो उस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और उस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। अगला है अनुच्छेद 24, जो यह कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के परिसंकटमय नियोजन का प्रतिषेध होना चाहिए। और अगर कोई फैक्ट्री है जो अपने यहाँ बच्चों को रखता है तो यह भी कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, इलीगल है। इसके बाद आता है हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009। इसे हम लोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी कहते हैं, है ना। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में बच्चों का अधिकार शिक्षा अधिकार के विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। और यह जो है अगस्त 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और अंतिम रूप से यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में कार्यान्वित हो गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये सवाल बन जाएगा आपके लिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसमें निःशुल्क शिक्षा का अर्थ यही है कि बच्चे से क्लास 8 तक के शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की फीस, प्रभार या पैसा नहीं देना होगा, है ना, अपनी प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी प्रत्यक्ष विद्यालय फीस अथवा प्रत्यक्ष लागत जैसे पोशाक के लिए, पाठ्यपुस्तक के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए या फिर परिवहन के लिए बच्चे को पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, इसका खर्च बच्चे अथवा उनके अभिभावकों द्वारा नहीं उठाया जाएगा। तो ये निःशुल्क का अर्थ हो गया। और इसके बाद दूसरा जो शब्द आता है वह है अनिवार्य। और अनिवार्य शिक्षा का यह अर्थ होता है कि वह सरकार और स्थानीय प्राधिकार के लिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश देना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा पूरी कराना अनिवार्य है। और इसी के लिए पूरे देश भर में ये शिक्षा का इतना बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है। अब एक कानूनी अनिवार्यता हो गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें RTE अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के संविधान की धारा 21 में उल्लिखित बच्चों के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करें, है ना। तो पहले क्या था कि मौखिक रूप से कर दिया जाता था या एक बाध्यता नहीं थी, लेकिन 2009 में जब यह RTE एक्ट बन गया, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में जब लागू हो गया, तो उसके बाद से बहुत सारे चेंजेज आए, है ना। सबसे पहला चेंज क्या आया कि हर एक बसावट के 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय खोलना अनिवार्य हो गया और 3 किलोमीटर के रेडियस में एक मिडिल स्कूल आ गया। ठीक है, फिर हर एक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से विद्यालय की पहुंच गांव-गांव तक हो गई, है ना। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया। उसके बाद बच्चों की उपस्थिति के ऊपर फोकस किया गया, मध्याह्न भोजन के ऊपर फोकस किया गया, VSS का क्रियान्वयन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं RTE एक्ट के बाद जो है वो सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरा हमारा है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। संयुक्त राष्ट्र समझौता, इसको कन्वेंशन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको शॉर्ट में UNCRC कहते हैं। इसमें जो याद रखना है 1989 में 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बच्चों के अधिकार पर समझौता का अवग्रहण किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग बच्चे समाज में एक व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में घोषित किए गए आदर्शों को ध्यान में रखकर उनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निर्धारित की गई थी। इनको हम लोग UNCRC के नाम से जानते हैं और ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि।
जिसको हम लोग यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यूनिसेफ के कई एक्टिविटीज़ हमारे स्कूलों में चलाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी विद्यालय में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, चाहे आयरन की गोलियां देना, एल्बेंडाजोल की गोलियां देना, तो उसके लिए यूनिसेफ वो साथ में काम करती है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है इसका। और संयुक्त राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि, जिसको हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में, हमारे देश की आज़ादी से 1 साल पहले। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, यह द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे, मतलब कि एक कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में बच्चे बेघर हो गए थे, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी, लड़ाई में इतने ज़्यादा लोग मारे गए। अब जो लोग मारे गए, उनके जो बच्चे बच गए, वे अनाथ हो गए। उन अनाथों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की सहायता करना था। जो करोड़ों बच्चे बेघर हो गए थे, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उनके सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1953 ईस्वी में यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र का अस्थायी प्रभाग बन गया था, ठीक है। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र तंत्र का अस्थायी प्रभाग बन गया था। और वर्तमान समय में यूनिसेफ 150 देशों में कार्यरत है। कितने देशों में है? तो 150 देशों में यूनिसेफ काम कर रहा है अभी। यूनिसेफ वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किए गए मिलेनियम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। मिलेनियम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। और बाल संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बाल श्रम, यानी कि बच्चों को बाल श्रम से बचाना, ठीक है। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार से बच्चों से ज़बरदस्ती बाल श्रम लिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो वहाँ यूनिसेफ की टीम जाती है, उन बच्चों को वहाँ से बाहर निकालती है और उस जो भी संस्था है उसके ऊपर लीगल एक्शन लेती है। इसके बाद दूसरा है बच्चों का व्यापार। बच्चों को किसी भी प्रकार से उन दलदल में जाने से बचाना होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बच्चों का व्यापार होता है, कई तरीके से उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ यूनिसेफ काम करती है बच्चों को बचाने में। इसके बाद है संघर्ष और आपातकाल में बच्चे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, 2 देशों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो बच्चे बेघर हो जाते हैं, उनके माता पिता मर गए, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं उन बच्चों को गोद लेना, उन बच्चों के प्रॉपर, आप कह सकते हैं जो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करना यूनिसेफ का काम होता है। बच्चे और न्याय। बच्चे को किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो बच्चे को न्याय दिलाना। बिना अभिभावक वाले बच्चे। विश्व भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, यतीम हैं और अनाथ हैं, तो उनकी देखभाल के लिए यूनिसेफ काम करती है। इसके अलावा यौन शोषण से बच्चों को बचाना। इसके बाद बाल हिंसा और उन पर ध्यान न देना। अगर बाल हिंसा होती है, किसी भी सगे संबंधी के द्वारा अगर बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा की जाती है और या फिर माता पिता अगर उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसी स्थिति वाले बच्चों के लिए भी यूनिसेफ काम करती है। इसके बाद हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। अब इसमें देखिए यूनिसेफ की स्थापना हमारे देश की आज़ादी से 1 साल पहले है, तो WHO की स्थापना हमारे देश की आज़ादी से 1 साल बाद है। इस चीज़ को दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर ये पूछ दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो जस्ट हमारे देश की आज़ादी के बाद 1948 में। और यूनिसेफ की स्थापना
1947 में, WHO की स्थापना 1948 में। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और यह बच्चों के कल्याणकारी जीवन, सही निर्वाह स्तर तथा विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करती है। ठीक है, तो 18 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं और वो अगर किसी भी तरह की कह सकते हैं मुसीबत में है, मुसीबत का मतलब यहाँ पे हो गया स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, कुपोषण से बच्चों को बचाना ये WHO का प्रमुख उद्देश्य है। विश्व भर में कुपोषण के कारण बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। और हमारे यहाँ जो WHO के द्वारा आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं, तो उसमें WHO, यूनिसेफ, ये इन सारे संस्थाओं की सहभागिता होती है। इसके बाद है बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR इसको कहते हैं, और इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधीन कार्य करता है, जो दिसंबर 2005 में संसद का अधिनियम बन गया था। इस आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में संविधान में उल्लिखित कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक नीतियाँ सब संविधान में वर्णित बाल अधिकार संरक्षण के पूर्णतः अनुरूप हों और वो सुचारू रूप से काम करते रहें। तो ये हमारा है बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, NCPCR। तो इस प्रकार से बच्चों से संबंधित जो भी प्रमुख अधिकार थे और उन अधिकारों को पूर्ण करने के लिए जो संस्थाएं कार्यरत हैं हमारे देश में हों, चाहे वैश्विक स्तर पर हों, उनका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। शिक्षा, विद्यालय और समाज ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। शिक्षा अगर अच्छे से बच्चों को दी जा रही है तो कहाँ दी जा रही है, तो विद्यालय में दी जा रही है ना, और विद्यालय जो है वो समाज का ही अंग होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। समाज में विद्यालय है और विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है, और उसी वह शिक्षा जो है विद्यालय में इसलिए दी जा रही है ताकि बच्चों को एक सामाजिक प्राणी बनाया जाए, समाज में रहने लायक बनाया जाए और समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए बच्चे कार्य कर सकें, इस लायक उन्हें तैयार किया जाए। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं और इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते चलेंगे। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा सचेतन समाजीकरण है। शिक्षा को कॉन्शस सोशलाइजेशन कहा गया। सचेतन समाजीकरण का मतलब क्या है, तो सचेतन समाजीकरण का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नागरिक जो भली भांति यह जानता है कि उसका कर्तव्य क्या है, वह अपने समाज के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा समाज जिसमें ऐसे नागरिक हों जो समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की उन्नति के लिए कार्य करते हों, वह सचेतन समाजीकरण कहाँ से आएगा, तो शिक्षा के माध्यम से आएगा। इसमें एक विद्वान हुए JD बटलर, उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग कम परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ अधिक परिपक्व लोग का मतलब हो गया कि जो शिक्षक हैं या गांव के जो अन्य विद्वान जन हैं, समाज के अन्य विद्वान जन हैं, वो कम परिपक्व व्यक्तियों यानी कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो हमसे कम परिपक्व हैं, उनके अंदर अधिक से अधिक मैच्योरिटी आए, परिपक्वता आए, इसके लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो उच्च कोटि के लोग हैं या कह सकते हैं जिनके पास उच्च ज्ञान है, उनका काम क्या है कि अपने से कम ज्ञानवान लोगों को या एक तरह से कहें कि बच्चों को अपने से भी अधिक या उनमें अधिक से अधिक मेंटल डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से मानव जीवन हमारा अच्छा बनता है। विद्यालय क्या है, तो विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, एक सामाजिक अभिकरण है और यह बच्चों के समाजीकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है या द्वितीयक समाजीकरण में आता है। विद्यालय जो है वह द्वितीयक समाजीकरण में आता है। विद्यालय को हम लोग किस रूप में जान सकते हैं,
तो विद्यालय को हम लोग एक ऐसी संस्था कह सकते हैं जहाँ पर बच्चों का समाजीकरण होता है और साथ ही साथ शिक्षा का उनमें संचार करवाया जाता है ना। टी.एम. ग्रीन के अनुसार विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। विद्यालय जो है वह समाज का मस्तिष्क होता है। विशेष रूप से यह एक सोचने वाली संस्था है जो समाज की अन्य संस्थाओं को सोचने की प्रक्रिया में नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करता है। तो ये टी.एम. ग्रीन ने कहा था, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विद्यालय के कारक। तो देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विद्यालय के कारकों में सबसे आता है विद्यालय का जो संगठन है, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, वह सबसे पहले आता है। इसके बाद विद्यालय की वैचारिकी, इसके बाद शिक्षण अधिगम दर्शन, इसके बाद विद्यालय में जो शिक्षक कार्य करते हैं वे आ जाते हैं, और इसके बाद विभिन्न सामाजिक समूहों और जातीय परंपराओं से आए हुए विद्यार्थी। इसके बाद हमारा पाठ्यक्रम, और इसके बाद शिक्षण की विधियाँ, और अंत में विद्यालय का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो काम करता है। तो इस तरह से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक पूरा कह सकते हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और यह सिस्टम पूरी तरह से बच्चों को समाजीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, सहायता करता है। इसके बाद विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और क्रीड़ा क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था और प्रति छात्र सहभागिता के अवसर। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छी तरीके से चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन होता है, और इन सभी के आयोजन के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि छात्र जो है उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, है ना, उसमें अपने सक्रिय सहभागिता वहाँ पर सुनिश्चित करें, और इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चों में सहयोग की भावना का विकास हो, समाजीकरण की भावना का विकास हो, नेतृत्व गुण आए उनमें, है ना। इसके बाद है विद्यालय द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण के साधन और भाषा। प्रायः देखा जाता है कि विद्यालय में बच्चों को बुला करके उनसे किसी भी प्रकार का जब आयोजन किया जाता है तो अलग अलग बिंदुओं पे उनसे भाषण करवाए जाते हैं, संप्रेषण उनका करवाया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति देखी जाती है। तो इन सब के माध्यम से उनमें समाजीकरण का डेवलपमेंट किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा भी बच्चों पे पड़ रहा है, और यह जो मध्याह्न भोजन है, एमडीएम की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक तरह से अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए, हालांकि इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ना। मैंने इसे पर्सनली अनुभव किया, तो इसको हम लोगों ने देखा है कि एमडीएम का नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट से मना नहीं किया जा सकता है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाती है। साथ ही अगर अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो बच्चे को एक अच्छा पोषण मिल जाता है, उन्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विद्यालय में उन्हें खाना भी मिल जाता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने में यह सहायक हुआ है। लेकिन इसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इससे पढ़ाई जो है बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर ही सारा दायित्व होता है ना। शिक्षकों के ऊपर अगर सारा दायित्व ना हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। शिक्षकों के ऊपर ही सारा दायित्व होता है कि एमडीएम का पूरा संचालन करना है, चाय वाला आएगा तो उसको अच्छे तरीके से रखवाना है, जो भी उसमें खाद्य सामग्रियाँ लगेंगी वो सारा मार्केटिंग करके लाना है। उसके बाद आप विभिन्न तरह के रिपोर्ट को तैयार करते रहिए। जांच में जो अधिकारी आएंगे वो गुणवत्ता नहीं देखते हैं, वो कुछ और देखते हैं, उनको मैनेज करना होता है। तो इस तरीके के जो चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं, एक तरह से ये घुन का काम कर रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहा है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस दृष्टिकोण से नहीं किया गया था, लेकिन समाज की जो सोच है, समाज की जो व्यवस्था है, वो इस प्रकार से दूषित हो चुकी है कि आज एमडीएम जो है वो शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह चाटने में लगा हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो।
तो दोनों की चर्चा हो जाती है। इसे ही हम लोग समालोचनात्मक अध्ययन कहते हैं। तो समालोचनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी होता है। अगला टॉपिक हमारा है शिक्षा, विद्यालय और समाज में अंतर संबंधों की जो समझ है उसको बनाने की ज़रूरत है। तो समाज अपने सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए भावी नागरिकों को सांस्कृतिक तत्वों से अवगत कराता है। समाज संस्कृति विशेष के अनुसार जीवन यापन हेतु आवश्यक कौशलों, ज्ञान, अभिवृत्तियों आदि के विकास को सुनिश्चित करता है, जिसे हम संस्कृतिकरण या समाजीकरण कहते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो विद्यालय की स्थापना क्यों की जाती है, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया हमारा। ये समाज जो है वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसे हस्तगत करने के लिए, और हर एक आने वाली पीढ़ी में कौशल का विकास हो, उनमें दक्षता, निपुणता और ज़्यादा हो, इसीलिए विद्यालय की स्थापना की जाती है। विद्यालय की स्थापना, विद्यालय संगठन का स्वरूप, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, शिक्षण विधियाँ, शिक्षकों का चयन आदि सभी शिक्षा के तत्वों का स्वरूप समाज विशेष के सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है। विद्यालय में समाजीकरण अंतःक्रिया को सफलीभूत करने के लिए समाज के द्वारा ही सारे प्रबंध किए जाते हैं। अब हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है शिक्षा की सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, ज्ञान की अवधारणा। तो इस टॉपिक में आइए शुरुआत करते हैं शिक्षा के बारे में। तो देखिए, शिक्षा जो है इस प्रकार से, शिक्षा की जो प्रक्रिया है या कह सकते हैं शिक्षा की जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमारी शिक्षा आ जाती है, और शिक्षा के माध्यम से विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान अंतिम साध्य होता है, लक्ष्य होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए ये यहाँ से प्रोसेस प्रारंभ होता है। तो इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्या का आदान प्रदान होता है। ठीक है, विद्या क्या है? तो विद्या वह विषय वस्तु है जिससे या जिसका ज्ञान होता है तथा जो शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा के माध्यम से विद्या की प्राप्ति होती है, और फिर विद्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह अवबोध या अनुभूति है जो किसी विद्या की शिक्षा के उपरांत हमारे पास शेष बचती है। अर्थात ज्ञान परिणाम है, ज्ञान साध्य है, ज्ञान लक्ष्य है, और ज्ञान सामर्थ्य है। अगर आप किसी कार्य को करने के लायक बन गए हैं तो इसका मतलब आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। शिक्षा के विभिन्न आधारों में हम लोग सबसे पहला आधार राजनीतिक आधार समझ लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल बेस होता है, राज्य का स्वरूप शिक्षा के स्वरूप का निर्धारक होता है। यदि राज्य प्रजातांत्रिक है तो शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप भी लोकतंत्रात्मक होगा, उदार होगा। बृहद लोकतांत्रिक संरचना का विद्यालय की न केवल सूक्ष्म संरचना पर असर होता है बल्कि विद्यालय की सूक्ष्मतर संरचनाओं और गतिविधियों पर भी असर होता है। तो जो विद्यालय की लोकतांत्रिक संरचना होती है यह सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और हमारे समाज में वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विद्यालय में लोकतंत्रात्मक संगठन देखने को मिलता है। राजनैतिक चिंतन में राज्य के स्वरूप से संबंधित निम्न सिद्धांत हैं। पहला है प्राचीन उदारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत दो सिद्धांत आते हैं, एक तो है शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत और दूसरा है प्रगतिशील उदारवादी सिद्धांत। शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हॉब्स, लॉक और रूसो महोदय थे। इनके अनुसार राज्य का उद्भव जन कल्याण के उद्देश्य से हुआ है। किस उद्देश्य से हुआ है? तो जन कल्याण के उद्देश्य से हुआ है। जन समुदाय ने जन कल्याण के लिए सर्वोच्च शक्तियाँ राज्य को दी हैं। राज्य क्या है? तो राज्य एक प्रभुत्व संपन्न सत्ता है जिसकी स्थापना जनता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हुई है। इसमें शिक्षा का प्रबंध करना, आवश्यकता अनुसार विद्यालयों की स्थापना करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना और उचित शैक्षिक नीति और कानूनों को बनाना राज्य का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्रगतिशील उदारवादी संकल्पना। और प्रगतिशील उदारवादी विचारधारा जो है वो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत एवं समाजवादी विचारों का मिश्रण है, मिक्सअप है।
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? पहला है व्यक्ति की शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना। तो सामाजिक रूप से पिछड़े एवं वंचित वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय सर्वाधिकारवादी सिद्धांत। यह राजनीतिक चिंतन राज्य की सत्ता को सर्वोपरि मानता है। व्यक्ति से राज्य की सत्ता उच्च है और राज्य के हितों की रक्षा के आगे व्यक्ति के हित नगण्य है। अतः जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि धार्मिक और पारिवारिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप व नियंत्रण रहता है। यह पूरी तरह से राजतंत्र की तरह होता है। यहाँ शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः राजकीय होता है, जिसका उद्देश्य राज्य की नीतियों का पालन करने हेतु नागरिकों को तैयार करना होता है। यहाँ शिक्षा व्यक्तित्व का विकास न होकर के राज्य के विकास और कल्याण का साधन हो जाती है। प्राचीन कालीन स्पार्टा राज्य और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मन राज्य सर्वाधिकारवादी प्रकार के राज्य थे। ठीक है, तो एक शॉर्ट साइनोप्सिस के तरह संक्षेप में हम लोग इन सारी चीज़ों को समझते चलते हैं। पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य। पूंजीवादी बनाम साम्यवादी राज्य की जब बात होती है तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी। मार्क्स का मानना था कि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा दो वर्ग हैं। एक वर्ग पूंजीपति है, दूसरा सर्वहारा है। आर्थिक साधनों और उत्पादन के स्रोतों पर पूंजीपति वर्ग का कब्जा रहता है और जिस वर्ग के हाथ में शक्ति होती है वो अपने हित में उसका प्रयोग करता है, जिसके कारण दूसरे सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है। तो उन्होंने मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करते हुए साम्यवादी राज्य की स्थापना अनिवार्य है। मार्क्स ने क्या कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया जाए और साम्यवादी राज्य की स्थापना की जाए। साम्यवादी सिद्धांत के अनुसार विद्यालय प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के साधन होते हैं और साम्यवादी शिक्षा का स्वरूप सभी के लिए समान शिक्षा का है। ठीक है, कॉमन एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि कोई सीबीएसई माध्यम से पढ़ेगा तो कोई एससीईआरटी के माध्यम से पढ़ेगा, कोई एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ेगा, कोई आईसीएसई बोर्ड का होगा। अलग अलग तरह के बोर्ड, अलग अलग तरह के पैटर्न, अलग अलग तरह के सिलेबस, अलग अलग तरह के टेक्स्ट बुक, ये कुछ नहीं। साम्यवादी शिक्षा में सभी के लिए एक ही तरह की शिक्षा, जो टेक्स्ट बुक एक तैयार किया गया पूरे सभी लोगों के लिए वो एक ही होगा। शिक्षा पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए ताकि सभी को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। ये साम्यवादी विचारधारा का यहाँ पर उल्लेख है। साम्यवादी विचारधारा में समान विद्यालय प्रणाली की जड़ें दिखाई देती हैं। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। साम्यवादी पाठ्यक्रम में श्रम की गरिमा का महत्व अधिक रहता है। श्रम करना अपनी जीविका के लिए नहीं बल्कि समाज हित के लिए, राज्य हित के लिए एवं सर्वजन हित के लिए अनिवार्य है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। साम्यवादी शिक्षा प्रणाली समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो साम्यवादी शिक्षा प्रणाली है वह समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, एक ऐसा श्रम जो समाजोपयोगी हो और उत्पादक हो। उत्पादक का मतलब वो किसी न किसी तरह से प्रोडक्टिव हो, किसी न किसी तरह से समाज के काम में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अधिनायकवादी राज्य सिद्धांत आता है। अधिनायकवाद कई स्वरूप में देखने को मिलता है, जैसे कि एक तंत्र, अल्पतंत्र, कुलीन तंत्र, नाजीवाद, फांसीवाद, सैन्य तंत्र आदि। और अभी भी विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था मौजूद है। जैसे हमारे पड़ोस का जो देश है म्यांमार, वहाँ पर देखिए सैन्य तंत्र मौजूद है। इन सभी तंत्रों में सत्ता या तो एक व्यक्ति या परिवार के हाथ में होती है या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में राजाओं महाराजाओं का शासन हो गया, इटली में मुसोलिनी का शासन, जर्मनी में हिटलर का शासन और कई देशों में तख्ता पलट के बाद स्थापित सैन्य शासन इसके उदाहरण हैं। इस तरह के तंत्र में दो तरह की शिक्षा दी जाती है। एक तो उनके लिए जो शासन का हिस्सा होते हैं और जिनको शासन चलाने की शिक्षा दी जाती है, और दूसरे होते हैं आमजन, जिसको शासित वर्ग भी कहते हैं, जिन्हें आज्ञा पालन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में शिक्षा जनता का अधिकार ना हो करके राज्य की आवश्यकता होती है और राज्य द्वारा जनता के लिए रियायत हो सकती है। इसके बाद है लोकतंत्र।
तो लोकतंत्र अपने प्रचलित अर्थ में बहुमत का शासन होता है जो समाज के मूल्यों, आस्था और विश्वासों को आधार मानते हुए सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। लोकतंत्र के आधारभूत मूल्यों को ध्यान में रखेंगे। इसके आधारभूत मूल्य में सबसे पहला मूल्य है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कायम होनी चाहिए। इसके बाद है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, इक्वलिटी, लोकतंत्र में सभी समान हैं। स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को दी गई हैं। शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह का लीगल वर्क करने की स्वतंत्रता, है ना, देश के किसी भी हिस्से में जाकर के रहने की स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना का विकास, ये सारे लोकतांत्रिक राज्य के मूल्य होते हैं। लोकतांत्रिक राज्य की नीतियाँ इन आधारभूत मूल्यों से निर्देशित होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली के अधिकार भी यही मूल्य होंगे। यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य मानती है और छात्रों के अध्यवसाय, आत्मविश्वास और स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास करती हैं। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य के जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। शिक्षा की योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, शिक्षा तंत्र का प्रबंधन करना और शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन और क्रियान्वयन हेतु भौतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का नियोजन करना। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था तक के चीज़ों को समझ लिया। इसके बारे में शॉर्ट में हम लोगों ने चीज़ों को समझा है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, थ्योरीज हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम देंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्ञान की अवधारणा। तो ज्ञान की अवधारणा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, शिक्षा, विद्या और ज्ञान के बीच के अंतर संबंध को, कि शिक्षा से विद्या की प्राप्ति और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान अंतिम साध्य होता है, लक्ष्य होता है। तो शिक्षा और शिक्षण, देखिए शिक्षा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से विद्या का आदान प्रदान होता है। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें, है ना। तो शिक्षा हमें योग्य बनाती है, काबिल बनाती है, निपुण बनाती है, दक्ष बनाती है। इस तरह से हम लोग शिक्षा के संबंध में समझ सकते हैं। शिक्षा का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक दोनों प्रकार हो सकते हैं। शिक्षण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं शिक्षा के माध्यम में दी गई हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे सवाल पूछा जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा क्या है? तो व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता, जो पहले से निहित है और पूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति शिक्षा के माध्यम से होती है। दूसरा अरस्तु के द्वारा है। अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क की रचना के रूप में है। शिक्षा क्या है? तो एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क की रचना है। एनरिक पेस्टोलॉजी ने कहा है कि मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। जॉन डेवी के अनुसार, जॉन डेवी शिक्षा की परिभाषा उस शक्ति के रूप में देते हैं जो उसे वातावरण को नियंत्रित करने एवं उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा हुआ है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के शिक्षा के संबंध में जो मत थे, जो परिभाषाएं थी, उसको हम लोगों ने देखा।
आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे जो यूनेस्को के द्वारा निर्धारित है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु गठित डेलर्स आयोग की रिपोर्ट द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996 में शिक्षा के 4 लक्ष्यों को आधार स्तंभ के रूप में बताया गया। अब देखिए, यूनेस्को ने 1996 ईस्वी में डेलर्स आयोग की स्थापना की थी, और डेलर्स आयोग का एक जो प्रोजेक्ट था वह था सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करना, और इसको डेलर्स आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार किया उसका नाम था द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम याद रखेंगे, द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996। तो इस आयोग के द्वारा शिक्षा के 4 लक्ष्यों को आधार स्तंभ के रूप में बताया गया है, और सबसे पहला इसमें है लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो का मतलब है सीखना किस लिए, उस जानने के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। और दूसरा है लर्निंग टू डू, यानी कि आप में स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए लर्निंग करना, सीखना किस लिए, तो किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए जो मानव विकास से संबंधित हो, समाज के विकास से, राष्ट्र के विकास से संबंधित हो। तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए, सहयोगात्मक भावना के विकास के लिए सीखना। ये हमारा एफेक्टिव डोमेन को इफेक्ट करता है। और चौथा है लर्निंग टू बी, अपने होने की अनुभूति के लिए सीखना। लर्निंग टू बी, हमारा क्या अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को जानने के लिए, अपने अस्तित्व को समझने के लिए सीखना। तो ये हमारा लर्निंग टू नो जो है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास की ओर इंडिकेट करता है। यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। लर्निंग टू डू, ये हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के स्किल का डेवलपमेंट हो, अलग अलग तरह के कौशल हम सीख सकें, उसके लिए लर्निंग टू डू कार्य करता है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, यह सहजीविता के लिए सीखना, यह हमारे भावात्मक विकास के लिए इंडिकेट करता है, भावात्मक विकास का ये इंडिकेटर है। और लर्निंग टू बी, ये हमारे आत्मिक विकास के लिए इंडिकेटर है। और सबसे ज़रूरी हमारा आत्मिक विकास होता है। हमें अपने आत्मबोध का जो विकास, हमें जब अपने आत्मबोध का ज्ञान हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों को हम सीख लेते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे हमने पूर्ण कर लिया है, उसे हमने प्राप्त कर लिया है। तो यही 4 पिलर्स हैं एजुकेशन के, 4 लक्ष्य शिक्षा के हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। लर्निंग टू लिव टुगेदर 3rd नंबर पे है, लर्निंग टू बी 4th नंबर पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है शिक्षा के प्रकार। तो देखिए, शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग स्कूल कॉलेज में अपने पढ़ाई किए, स्कूल कॉलेज में अपने पढ़ाई हम लोगों ने की, जहाँ एक निर्धारित सिलेबस था, एक करिकुलम निर्धारित किया गया था, करिकुलम के अकॉर्डिंग सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स थे, और एक टाइम टेबल बना हुआ था। उस टाइम टेबल के अनुसार हम लोग जाते थे, स्कूल में टीचर आते थे, वो दिए गए सिलेबस को पूरा कराते थे, उससे हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो हमारी औपचारिक शिक्षा हो गई। दूसरी है इनफॉर्मल एजुकेशन। हमने अपने परिवार से, हमने अपने समाज से, हमने प्रकृति से, हमने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, हम सभी लोगों ने सीखा है। तो वो हमारे अंदर जो शिक्षा आई है वह अनौपचारिक शिक्षा है। वो किसी भी समय, किसी भी वक्त, कहीं भी, किसी भी स्थान पे उसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिखाने वाला स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है, और हम सीख रहे हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
फॉर्मल एजुकेशन को थोड़ा सा लचीला बनाया गया। डिस्टेंस मोड में सीखना, पत्राचार के माध्यम से सीखना, है ना। आप सर्विस में चले आए, जॉब होल्डर हो गए, आप रेगुलर क्लास नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, तो आपने क्या किया कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिया और वहाँ से आपने अपनी डिग्री को और आगे बढ़ाया। वह हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाया। ठीक है, तो उसका एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है, लेकिन उसमें पढ़ने की स्वतंत्रता होती है, उसका स्थान निर्धारित नहीं है। आप घर में पढ़ सकते हो, यात्रा करते हुए पढ़ सकते हो, जब आपकी मर्जी हो। आप दिए गए सिलेबस को आप पढ़ करके पूरा कंप्लीट कीजिए और आपको एग्ज़ाम देना होता है जा कर के, और एग्ज़ाम के बाद फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो ओपन डिस्टेंस मोड से हम सीखते हैं। ओपन डिस्टेंस मोड से जो हम लोग सीखते हैं वह नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। और जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। उम्मीद है कि शिक्षा के प्रकार को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, इसको हम लोग कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के 3 आधार। और इसको WHW के रूप में शॉर्ट में समझाने का मैंने प्रयास किया है। फर्स्ट W व्हाई, और उसके बाद H से हो जाता है हाउ, और फिर W से व्हाट, क्यों, कैसे, क्या। अब इसमें समझिए, शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है, क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है और यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान के द्वारा, और क्या का उत्तर समाज शास्त्र के द्वारा दिया जाता है। अतः शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है। कौन कौन है? तो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, ये 3 आधार हैं। 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं, या 3 पिलर्स कह सकते हैं। इसके बाद आदर्शवाद है। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक हैं। ये अरस्तु का कथन है। इस शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक हैं। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्मानुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। फ्रोवेल, कांट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो आदि आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। तो ये कुछ ऐसे शिक्षाविद हुए, विद्वान हुए जो आदर्शवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। फ्रोवेल, कांट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। इसके बाद है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। कहा जाता है कि प्रकृति से ही मनुष्य सीखता है। अगर मनुष्य को प्रकृति की गोद में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें प्रकृति से इंटरेक्ट करने के बाद सीख जाता है। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। सीखना एक प्राकृतिक गुण है और पर्यावरण के सानिध्य में बच्चा स्वयं सीख सकता है। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही एक रूप है प्रकृतिवाद। इसमें शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। छात्र कहाँ पे जाएंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो सारा कुछ टीचर डिसाइड करते हैं। और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, रूसो महोदय, हर्बर्ट स्पेंसर आदि प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना है,
हम लोग ये सिखाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सिखाई जाती है निषेधात्मक शिक्षा के माध्यम से, और यह प्रकृतिवाद का एक अंग होता है। करके सीखना, अनुभव से सीखना, इंद्रियों द्वारा सीखना, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सिखाने का जो मेथड है वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन एक बार जो बच्चे सीख जाते हैं वो जल्दी भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से सीखते हैं, उनमें नेचुरल एबिलिटी आ जाती है। इसके बाद है प्रयोजनवाद, इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता पर आधारित शिक्षण पद्धति है। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। किनको माना गया है? तो जॉन डेवी को माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। बच्चे को पर्सनल एक्सपोजर दिया जाता है। अगर उसे कोई चीज़ सिखाना है तो उसे उसका एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली प्रयोजनवाद की ही देन है। इसके बाद आता है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, और कंस्ट्रक्टिविज्म वर्तमान समय में हमारे शिक्षा का मूल आधार है। नवीन शिक्षा प्रणाली में रचनावाद को स्थान दिया गया है। हमारा जो NCF 2005 है, BCF 2008 है, ये दोनों ही रचनावाद पर आधारित हैं, और NEP 2020 भी रचनावाद को ही प्रमोट करता है। इसे माना जाता है कि विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, और ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने माना था, किस शिक्षाविद ने माना था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे एवं JS ब्रूनर का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्येक अध्येता सक्रिय रूप से सूचनाओं का प्रसंस्करण करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो लर्नर है वह एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका प्रोसेसिंग होता है उसके माइंड में, और तब वो अपने लिए एक अलग क्राइटेरिया निर्धारित करता है, एक अलग परसेप्शन उसके अंदर आता है, और वही उसका ज्ञान होता है, वही उसका नॉलेज होता है। इसको रचनावाद के तहत रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मानता है कि ज्ञान के संगठन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के अनुसार समायोजन एवं आत्मसातीकरण सीखने के आधार होते हैं, है ना। समायोजन और आत्मसातीकरण। एक अधिगमकर्ता समायोजन के द्वारा नई स्कीमा का विकास करता है और नए अनुभव पूर्व निर्धारित स्कीमा में सुधार करते जाते हैं, और इस प्रकार से उसमें आत्मसातीकरण एवं समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता रहता है। समायोजन और आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये दोनों ही सीखने के आधार माने गए हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। रचनावाद में शिक्षण की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया गया है। इसमें जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो शिक्षार्थी केंद्रित बनाया गया है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित एवं करके सीखने पर बल दिया गया है। लर्निंग बाय डूइंग का थ्योरी हम लोगों को पता है ना। तो करके सीखना और गतिविधि आधारित शिक्षण, बहुत सारी गतिविधियाँ ECC के अंतर्गत भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारा जो FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि स्कूल में किट उपलब्ध करवाए गए हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों को सिखाने के लिए। तो जो स्लो लर्नर है, जिनके सीखने की गति धीमी है, उनको अच्छे तरीके से सिखा पाएँ, और जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी कुछ और अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको अगर हम सही दिशा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी FLN किट का यूज किया जा सकता है। इसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक क्लास हमारा एक थ्योरी का और आएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास लेके आएंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।